पीएम मोदी ने की साल की पहली मन की बात, बोले लोकतंत्र हमारी संस्कृति में है। पद्म पुरस्कार विजेताओं पर की चर्चा। आज श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा फहराएंगे राहुल, पूरा इलाका किया गया सील, बैरिकेड्स लगाए गए, भारी तादाद में पुलिस बल तैनात। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज, मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा होगी। मिशन 2024 के लिए मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना। यज्ञ में शामिल होने पहुंचे अखिलेश को दिखाए काले झंडे, हिंदूवादी संगठनों और सपा समर्थकों में नोकझोंक। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समारोह से जुड़ेंगे सभी जिले, स्थानीय उद्यमी भी होंगे आमंत्रित। बैंकर्स की बैठक और युवाओं को रोजगार के लिए ऋण दिलाने का प्रयास। सर्द हवाओं से ठिठुरता यूपी, आगरा सबसे ठंडा रहा, 21 जिलों का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे, 2 दिन बारिश की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज, जहां मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। नेशनल बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं लखनऊ की, जहां एकाना स्टेडियम में आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच खेला जाएगा। इसको देखने के लिए लोगों की भीड़ अभी से जमा होने लगी है। भारत और न्यूजीलैंड में T20 मुकाबला आज है। एकाना स्टेडियम के बाहर क्रिकेट प्रेमियों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच देखने वालों की उमड़ी भीड़, क्रिकेट प्रेमियों का दिखा उत्साह, अलग अलग जिलों से पहुंचे मैच देखने के लिए लोग। आपको बता दें, आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच में T20 मुकाबला खेला जा रहा है, जहां क्रिकेट प्रेमियों का एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है, जहां अलग अलग जिलों से पहुंचे हैं मैच देखने के लिए लोग। लखनऊ के प्रसिद्ध एकाना स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा, जहां मैच देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी है। भारत और न्यूजीलैंड में T20 मुकाबला आज है। यहाँ एकाना स्टेडियम के बाहर क्रिकेट प्रेमियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। यहाँ T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच देखने वालों की उमड़ी भीड़ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग अभी से ही लाइनों में लग गए हैं, जिससे उनको किसी ज़्यादा भीड़ का सामना न करना पड़े। और आप देख सकते हैं कि बाहर तिरंगा लिए लोग, कई अलग अलग तरीके के स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहां पर तिरंगा है, भारतीय जर्सी है, और क्रिकेट प्रेमियों के लिए, लखनऊ के लोगों के लिए ये आज का जो मैच है वो बेहद रोमांचक होने वाला है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 का मुकाबला आज खेला जाएगा। 3 बजे से लेकर रात 10 बजे तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। आप देख सकते हैं कि पूरे में बैरिकेडिंग कर दी गई है। महिला, पुरुष और जिस क्लास का पास होगा उस क्लास के हिसाब से यहाँ पर उसे डिवाइड कर दिया गया है। पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और तकरीबन आपको बता दें 1200 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। क्रिकेट प्रेमियों में अलग उत्साह देखने को मिला है। आज अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को लखनऊ के वासी देख पाएंगे खेलते हुए मैदान में। जहां इस मैच को लेकर के सभी में भारी उत्साह है। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में मैच देखने वालों की उमड़ी भीड़। वहीं गोंडा में महिला चिकित्सालय के डॉक्टरों की मनमानी देखने को मिल रही है। 2 बजे से पहले ही ओपीडी से डॉक्टर नदारद हो जाते हैं। सरकार की मंशा पर पानी फेर रहे हैं महिला चिकित्सालय के डॉक्टर।
महिला चिकित्सालय के डॉक्टर ओपीडी से नदारत है। चिकित्सालय में खाली पड़ी हैं कुर्सियां, इधर उधर भटक रहे मरीज। राम भरोसे चल रहा महिला चिकित्सालय का अस्पताल, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने को मजबूर है मरीज। आपको बता दें, महिला चिकित्सालय में 2 बजे के बाद कोई भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहता है। खाली कुर्सियां पड़ी रहती हैं। जहां जब महिलाएं अपने इलाज के लिए, अपने चेकअप के लिए पहुंचती हैं तो वहां पर कोई डॉक्टर नहीं होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल जाने को मरीज मजबूर है। गोंडा में महिला चिकित्सालय के डॉक्टरों की मनमानी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। यहाँ 2 बजे से पहले ही ओपीडी से डॉक्टर नदारत हो जाते हैं। चिकित्सालय में खाली पड़ी रहती हैं कुर्सियां, इधर उधर भटक रहे हैं मरीज। मरीजों की देखभाल के लिए यहाँ पर डॉक्टरों की तैनाती की गई है, लेकिन डॉक्टरों को कोई मतलब नहीं है। 2 बजे के बाद से ही यहाँ पर खाली कुर्सियां मिलती हैं और जब मरीज यहाँ आते हैं तो उन्हें इधर उधर भटकना पड़ता है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहाँ पर डॉक्टर मौजूद रहते हैं वहाँ पर खाली कुर्सियां पड़ी हुई हैं। वहीं फर्रुखाबाद में परिवहन कार्यालय में वाहन बीमा विषय पर आयोजित कार्यशाला के दौरान वाहन के बीमा की आवश्यकता एवं लाभ के बारे में वाहन स्वामियों को जानकारी दी गई। परिवहन विभाग द्वारा मनाए जा रहे सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत फर्रुखाबाद स्थित परिवहन कार्यालय में वाहन के बीमे की आवश्यकता एवं लाभ पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के दौरान ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के विकास अधिकारी चंद्रशेखर द्वारा वाहन के बीमा की आवश्यकता एवं लाभ के बारे में वाहन स्वामियों को जानकारी दी गई। कार्यशाला के दौरान फर्रुखाबाद के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी परिवर्तन सुभाष चंद्र राजपूत ने वाहन स्वामियों को जानकारी देते हुए बताया कि कोई भी वाहन मार्ग पर बिना बीमा के चलाना प्रतिबंधित है। छोटे वाहन के बिना बीमा के संचालित पाए जाने पर प्रथम अपराध में 2,000 रुपए तथा द्वितीय अपराध पर 4,000 रुपए जुर्माना लगाया जाता है। मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत को संबोधित करने पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि जब तक सरकार किसानों की मांगे नहीं मानती तब तक किसान आंदोलन पर डटे रहेंगे। इस विरोध के पीछे के कारणों को हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा ने राकेश टिकैत से खास बातचीत की। सारी समस्या होगी, कर लेंगे। यहाँ क्या कोई मीटिंग और मेला लग रहा है, यहाँ पे तो किसानों का मेला ही सही। यहाँ जिस तरह आपने अभी जिक्र किया कि पहले 13 महीने तक का आपका धरना चला, उसके बाद प्रधानमंत्री को बात समझ में आई, तो क्या यह धरना हो सकता है कि इससे भी लंबा चले? क्या पता भाई, क्या पता भाई। छाछ और राड इसे बढ़ाने में को घटाने में कितनी बढ़ा लो, कितनी घटा लो, लड़ाई को कितनी बढ़ा लो, और घर में जो छाछ हो लस्सी उसे कितनी बढ़ा लो, पानी गिरते रहो बढ़ती चली जाएगी। पानी गिरना बंद कर दो, खत्म हो जाएगी। और ऐसे ही भाई धरना है, इसे अधिकारी कितना ही बढ़ा लो सरकार और कितना ही घटा लो। तो सरकार से आपके खास तौर से भाजपा से आपसे देखा जाए तो 36 का आंकड़ा देखा जाएगा इस बारे में? नहीं, हमारा तो किसी 36 का आंकड़ा नहीं, हमारा तो सरकार से है। बीजेपी तो नहीं, सरकार से है हमारा। हाँ, बीजेपी तो एक पार्टी है, सरकार भी तो बीजेपी की है ना। मुख्यमंत्री तक वहाँ हो के मैं बीजेपी का हूँ, मुख्यमंत्री तो कहे मैं मुख्यमंत्री का हूँ, सबका हूँ। वो जब ये कह देगा कि नहीं मैं किसान यूनियन वालों का मुख्यमंत्री नहीं हूँ, तो भाई हम दूसरा देखेंगे फिर कुछ रास्ता। उनसे बात करो, कुआओ किसी से। यहाँ मंत्री से कुआओ कि मैं बीजेपी का मंत्री यूनियन वालों का नहीं, वो तुम्हारा भी तो मंत्री। तो आज जैसे कि पहली उसमें वार्ता हुई, दूसरी कल वार्ता की संभावना है,
तो क्या लगता है कि दूसरी वार्ता में जैसे प्रशासनिक कुछ संभावना है कि आपकी बातें मान के समाप्त हो सकता है? क्या पता भाई, समाप्त हो नहीं हो, क्या पता। कल की कल को देखेंगे, चांदने में बात करेंगे कल इनसे। दिन के उजाले में बात करेंगे, हमारे लोग आ जाएंगे गांव में से कल जब बात करेंगे। ये थे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी, जो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं और उनके साथ हजारों किसान आज रात भी यहाँ धरने पे हैं। इस धरने का समाप्त कब होगा, इसका अंत कैसे होगा, बातचीत की सफलता क्या होगी, ये कई दौर की वार्ता के बाद ही तय होगा। मैं आशीष यादव, के न्यूज़, कैमरामैन राजू के साथ मुजफ्फरनगर से। खबर अमेठी से है। यहां आगामी 30 जनवरी को एक दिवसीय दौरे पर सांसद स्मृति ईरानी रहेंगी। इस दौरान गौरीगंज स्थित अपने आवास पर आयोजित खिचड़ी भोज में शामिल होंगी। साथ ही गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन के लिए जिले के सभी 13 ब्लॉकों में प्रातः 8 बजे से शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ के समापन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने सांसद खेल महाकुंभ का समापन किया। सांसद खेल महाकुंभ का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी ने 18 जनवरी को उद्घाटन किया था, जिसका समापन 28 जनवरी को डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने किया। विजेता टीम को ट्रॉफी और इनाम की प्राइज सौंपी गई। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के सनातन धर्म पर दिए गए बयान पर कहा गया कि मुख्यमंत्री के बयान को मैंने भी पढ़ा है। भारत की धर्म, संस्कृत, सभ्यता और सनातन संस्कृत का पूरा प्रभाव है। उन्होंने यहाँ पे क्या इसमें देखिए, भारत के अंदर धर्म की, संस्कृति की, सभ्यता की जो यहाँ सनातन संस्कृति का पूरा प्रभाव है, और उसके क्रम में मुख्यमंत्री जी का कोई बयान मैं भी आज अखबार में देख रहा था, लेकिन आएंगे तो हिंदू राष्ट्र घोषित करवा दीजिए। भारत जी कहीं परदेसी नहीं है, आपके पड़ोसी हैं, किस दिन आएंगे पूछिएगा। धन्यवाद। एक सवाल और है। स्वामी मौर्य जी आज अखिलेश यादव से मिले, बार बार हमला बोल रहे हैं, क्या कहेंगे इसमें? और इसलिए अखिलेश यादव जी चाहे जो करवावें, उनको करवाने का अधिकार है, और वो इस तरह की बातें करवाते रहते हैं। बाकी उनकी कोई स्वामी प्रसाद मौर्य ने धर्म गुरुओं को आतंकी और जल्लाद तक कह दिया है। देखिए, मुझे लगता है कि आप सब पत्रकार मित्रों को भी यह समझना चाहिए, ये जो बोल रहे हैं वह नहीं बोल रहे हैं, ये श्री अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं, और उनकी जो मानसिकता है वह बोल रही है। कोंडागांव दक्षिण वन मंडल अधिकारी रमेश कुमार जांगड़े के द्वारा आमजनों के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत करते जिले के पत्रकारों ने मुख्यमंत्री के नाम कोंडागांव कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। यह पहली दफा होगा कि जिन अधिकारी के खिलाफ शिकायतें आ रही हैं, उसी अधिकारी के समक्ष उपस्थिति होकर पत्रकारों ने उन्हें भी उनके खिलाफ आ रही शिकायतों से अवगत कराते हैं इनको आवेदन सौंपा। आपको बता दें कि वन मंडल अधिकारी रमेश कुमार जांगड़े ने ग्रामीण जन परेशान है, वहीं अधिकारी पत्र की योजनाओं को लेकर वन मंडल अधिकारी रमेश जांगड़े कार्यों के प्रति गंभीर नजर नहीं आ रहे, जिससे शासन की महती योजनाओं धरातल पर फलीभूत नहीं नजर आ रही हैं। वहीं डीएफओ के सुस्त रवैये की वजह से शहरी आवासीय पट्टा के अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए रुपए मांगने की बातें भी सूत्रों के से प्राप्त हो रही हैं। ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों से लगातार दुर्व्यवहार की शिकायतों के साथ ही पत्रकारों से भी लगातार दुर्व्यवहार की बातें सामने आ रही हैं। उनके गैर जिम्मेदाराना हरकतों का जिले के पत्रकारों द्वारा पुरजोर विरोध करते विधानसभा उपाध्यक्ष संत नेता मोहन मरकाम, पीसीसी चीफ छत्तीसगढ़ विभाग के मंत्री मोहम्मद अकबर व सीसीएफ के नाम शिकायती पत्र सौंपा है। हम लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा है मुख्यमंत्री के नाम से कि ये जो दुर्व्यवहार हो रहा है अधिकारी के द्वारा,
तो ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक विचार का विषय है और कहीं ना कहीं जो शासन की योजनाएं हैं धरातल पर वो दिख नहीं रही हैं। हमारे यहाँ वन मंडल में अधिकारी हैं जिनकी लगातार शिकायत है कि कोई अगर उनसे मिलने जाता है तो 2 घंटा उसको वेट करना पड़ता है, उसके बाद उससे मुलाकात हुई नहीं हुई। दूसरी चीज़, वन अधिकार या आवासीय पट्टा के लिए अगर कोई वहाँ पर एनओसी के लिए चक्कर लगा रहा है तो उसको संतुष्टि भरा जवाब भी नहीं मिलता वहाँ। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां यूपी के शराब प्रेमियों को महंगाई का झटका। जहां यूपी कैबिनेट से शराब के दामों में बढ़ोतरी को हरी झंडी दिखाई गई है। जहां देसी विदेशी शराब के दामों में बढ़ोतरी 13 अप्रैल के बाद ढीली करनी होगी जेबें। आपको बता दें 13 अप्रैल के बाद शराब के दामों में बढ़ोतरी है। यूपी में शराब प्रेमियों को झटका लगेगा। जहां शराब में चाहे वो देसी हो या विदेशी शराब हो, इसके दामों में बढ़ोतरी को हरी झंडी दिखा दी गई है। जहां देसी विदेशी शराब के दामों में बढ़ोतरी 13 अप्रैल के बाद ढीली करनी होंगी जेबें। 13 अप्रैल के बाद इन दामों में बढ़ोतरी होगी। आपको बता दें यूपी के शराब प्रेमियों को महंगाई का झटका लगेगा और 13 अप्रैल के बाद शराब के दामों में यूपी में बढ़ोतरी कर दी जाएगी। आपको बता दें कि देसी और विदेशी दोनों ही शराबों में बढ़ोतरी की जा रही है और इस पर हमारे सलाहकार संपादक के बख्श सिंह जुड़ चुके हैं। जी के बख्श सिंह जी, 13 अप्रैल के बाद दोनों देसी और विदेशी शराब के दामों में बढ़ोतरी को हरी झंडी दिखा दी गई है। 1 अप्रैल के बाद समय होगी बढ़ोतरी। इसमें जो लाइसेंस फीस होती है इसमें 10% की बढ़ोतरी की गई है और देसी शराब पे 7%, देसी जो शराब होती है बाटल्स में उसके 7% बढ़ोतरी की गई है और जो विदेशी शराब है उसमें 10% की बढ़ोतरी की गई। तो जो शराब प्रेमी हैं उनके अब अपनी पैकेट ढीली करनी पड़ेगी। शराब बहुत महंगी 1 अप्रैल 2023 से शराब महंगी हो जाएगी और आपको ध्यान होगा कि ये मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री हुआ करते हैं शराब पूरे देश में शराब पे महंगाई लगाते हुए सिर्फ पंकज उदास ने ये गाना गाया था, महंगी हुई शराब थोड़ी थोड़ी पिया करो। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पंकज उदास की इन लाइनों को साकार कर दिया है। अब 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 2023 में उत्तर प्रदेश में शराब महंगी हो जाएगी और शराब के साथ जो बियर प्रेमी है वो भी महंगी हो जाएगी, उसमें भी 10% की बढ़ोतरी की गई है। तो कुल मिला के सरकार की तो आमदनी जरूर बढ़ेगी, लेकिन शराब प्रेमियों के जो पैकेट को ढीली करनी पड़ेगी सब में। जी बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में वैसे भी शराब से एक बड़ा राजस्व आता है, इसको लेकर के कई बार चर्चा भी हो चुकी है और अब जब अप्रैल के बाद से शराब में बढ़ोतरी आएगी तो कहीं ना कहीं शराब प्रेमियों को मुसीबतों का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन यूपी में शराब प्रेमियों को इतने छोटे बढ़ोतरी से मुझे लगता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका के बख्श सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यूपी कैबिनेट ने अब शराब के दामों की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है और अप्रैल के बाद से शराब प्रेमियों को अपनी जेब खुली करनी। वहीं लक्ष्मणगढ़ में परिवार मुंबई के सौजन्य से स्थानीय लक्ष्मणगढ़ रेलवे स्टेशन पर आधुनिक स्टील की 3 कुर्सियों के 9 सेट यात्रियों के बैठने के लिए प्लेटफॉर्म पर स्थापित किए गए। उपखंड अधिकारी राजेश मीणा, राजस्थान विश्व प्रदेश कल्याण बोर्ड के सदस्य पवन भुटोलिया, लक्ष्मणगढ़ नागरिक परिषद एवं व्यापार संघ के अध्यक्ष विष्णु भूत बगड़िया, बाल विद्या निकेतन के सचिव व अग्रवाल समाज के मंत्री पवन गोयंका के सानिध्य में कुर्सियों का सेट स्थापित कर लोकार्पण किया गया। परिवार के स्थानीय अध्यक्ष कमल तोंदी ने बताया कि केंद्रीय अध्यक्ष रामचंद्र तोंदी के निर्देश व मार्गदर्शन पर लक्ष्मणगढ़ रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के बैठने के लिए स्टील की कुर्सियां लगाई गई हैं। परिवार के मंत्री संदीप बजाज एवं कोषाध्यक्ष रवि जाजौदिया ने बताया कि स्टेशन अधीक्षक आरपी बैरवा, स्टेशन मास्टर अशोक देतरवाल, महेंद्र जी स्टेशन बुकिंग अधीक्षक विकास कुमार, कुंदन सैनी, सुलोचना कुमारी की कुर्सियों की सार संभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह लगभग 27 कुर्सियां बैठ की गई है। लक्ष्मणगढ़
मुंबई परिवार द्वारा रामचंद्र जी जाजोदिया, रामचंद्र जी तोदी जो मुंबई में रहते हैं, उनके द्वारा ये प्रदान की गई है। स्टेशन पर आने वाले यात्रियों के लिए यह एक बहुत बड़ी सुविधा जो यहाँ कमी थी रेलवे स्टेशन पर, उसको पूरा किया गया है। यहाँ उनके जो मुंबई नागरिक परिवार है उसके मुखिया है संदीप तोदी, इन्होंने अथक प्रयास से ये काम किया है। और आज छिंदवाड़ा सौसर विधानसभा के विधायक विजय चौरे द्वारा नागपुर रोड पर स्थित टोल नाके पर जमकर हंगामा किया गया। यहां तक कि विधायक द्वारा टोल नाके पर गाली जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। सौसर विधायक जब नागपुर की तरफ जा रहे थे तभी टोल नाके पर बैठे एक कर्मचारी ने टोल टैक्स की मांग की, जिस पर विधायक द्वारा कर्मचारी के साथ गाली गलौज की जाने लगी। विधायक का कहना था कि मेरी 5 गाड़ी यहाँ से प्रतिदिन जाएंगी, कोई टोल टैक्स नहीं देगा। टोल मांगे जाने पर फिर इसी तरह का हंगामा किया जाएगा। विधायक द्वारा टोल नाके पर किस तरीके का बर्ताव किया गया वह वीडियो क्षेत्र में जमकर वायरल हो रहा है। डिंडोरा नर्मदा प्रकट उत्सव को लेकर डिंडोरा नगर को दुल्हन की तरह सजाया गया। नर्मदा प्रकट उत्सव को देखते हुए जिला प्रशासन ने मुस्तैदी से चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। वहीं नगर में कई जगह भंडारे का आयोजन भी किया गया और साज सज्जा किया गया। जिले भर में श्रद्धालु मां नर्मदा के प्रकट उत्सव को लेकर उत्साहित नजर आ रहे थे और धूमधाम से मां नर्मदा जन्मोत्सव मना रहे हैं। आपको बता दें, डिंडोरा के विभिन्न घाटों सहित नर्मदागंज स्थित डैम घाट में नर्मदा समितियों के द्वारा जगह जगह भंडारे का आयोजन किया गया और मां नर्मदा को चुनरी चढ़ाई जाएगी। मां नर्मदा का प्रकट उत्सव है और मां के जन्म उत्सव में पूरा नगर जो है मां के घाट में जो है उमड़ जाता है। आप देख रहे होंगे, पीछे देखिए जो भीड़ दिखाई दे रही है चारों तरफ, जो जन सैलाब आपको घाटों में देखिए, जो जन सैलाब आपको दिखाई दे रहा है, ये जन सैलाब मैया के प्रति आस्था और उनके विश्वास का प्रतीक है कि मां नर्मदा हमेशा हमारे लिए हमारे कष्टों में, हमारे दुखों में खड़ी रहती हैं। तो मां के प्रकट उत्सव में पूरा डिंडोरी जिला जगह जगह जो है बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं। इसी तारतम्य में डैम घाट डिंडोरी में भी एक बृहद आयोजन हर साल आयोजित किया जाता है। उत्तराखंड का जो लोग हैं वो नर्मदा में बहुत आस्था रखते हैं और ये क्षेत्र का एक नर्मदा जीवन दायिनी माता कहलाती हैं। यहाँ के लोग, नर्मदा खंड के लोग, नर्मदा में इतनी आस्था है कि नर्मदा खंड में रहने वाले लोग कभी अपने आप को ये कमी महसूस नहीं करते किसी भी प्रकार का, अन्न का, धन का, जल का। अपने आप में नर्मदा जी की इतनी शक्ति है कि नर्मदा जी सबको अपना चरणों में स्थान देती। तो चलिए आपको सीधे तस्वीरें दिखाते हैं श्रीनगर के लाल चौक से, जहां भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की पहुंची है। राहुल गांधी ने वहां पर झंडा रोहण किया है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं राहुल गांधी को, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को, और ये झंडा फहराते राहुल गांधी श्रीनगर के लाल चौक पर